क्यों इमरान खान साहब इतने पुरएतमाद हैं, किस तरह से बना रहे हैं इत्तेहादियों को, और वो भी पता नहीं कि जब अदम इत्तेमाद की तहरीक आएगी तो वो कहाँ पर खड़े होते हैं। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अब पता चला। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद उसामा गाजी और आप देख रहे हैं अब पता चला। कई मुलाकातें हो रही हैं। कभी इमरान खान साहब कराची में नज़र आते हैं, MQM से मुलाकात करते हैं, GDA के लोगों से मुलाकात होती है, यानी इत्तेहादी जो है हुकूमत के। पहले काफ लीग से मुलाकातें हो रही हैं। तमाम जितने भी इत्तेहादी हैं उनको बहुत करीब रखने की इस वक्त ज़रूरत है इमरान खान साहब को। लेकिन उसके बाद जो उन्होंने खिताब किया है वो बड़ा धुआंधार था और ऐसे ऐसे उन्होंने जुमले बोले हैं कि शायद इतने सख्त जुमले उन्होंने पहले अपोजिशन के हवाले से कभी नहीं बोले। यानी मेरे लिए भी बोलना मुश्किल हो रहा है। मैं आपको बता रहा हूँ कि अगरचे उन्होंने तकरीर में सब कुछ कर दिया। जरदारी साहब के हवाले से उन्होंने कहा कि जनाब ये लोगों को मरवाते हैं। मौलाना फजलुर रहमान साहब के हवाले से भी कहा कि जी वो डीज़ल वाली बात वो भी उन्होंने शुरू कर दी। फिर हमने कीमत कम कर दी है वो उन्होंने बताया। लेकिन अहम बात उन्होंने जो की वो कि जी टारगेट पहला मेरा अब होगा जरदारी, उसके बाद शहबाज शरीफ, फिर मौलाना फजलुर रहमान। और उन्होंने ये भी बता दिया कि हुकूमत कहीं नहीं जा रही, कि मैं तो दुआ कर रहा था। वो कह रहे हैं मैं दुआ कर रहा था कि अल्लाह करे मुझे ये मौका मिले, ये तरीके अदम इत्तेमाद लेकर आएँ, क्योंकि हर 2-3 महीने बाद इन्होंने ये शोर मचाया हुआ था। अब मैं तो कहता था किस तरह इनकी गर्दन मेरे हाथ में है, अब वो काम हो गया है। तो क्यों इमरान खान साहब इतने पुरएतमाद हैं, किस तरह से बना रहे हैं इत्तेहादियों को, और ख़ास तौर पर अपने जो लोग हैं, क्योंकि अपोजिशन का दावा है कि इनके लोगों को तोड़ा गया है, उनको अपने साथ रखने के लिए इस वक्त क्या हरबे आजमाए जा रहे हैं। क्योंकि ये भी खबरें छप रही हैं कि ऐसे लोग जो जहांगीर ग्रुप में हैं उनके हल्के में 50-50 करोड़ रुपए के तरक्याती कामों का पैकेज जो है वो भी अनाउंस हो गया है। यानी बुज़दार साहब ऐसे ही नहीं बैठे हुए। तो इन सब पर बात करेंगे। बाबा डोगर साहब, गुलाम साहब मेरे साथ हैं। बाबा डोगर साहब, हुकूमत के पास अब भी इसका मतलब है कुछ कार्ड बाकी हैं। आज शहबाज शरीफ साहब, बिलावल साहब उन्होंने अपने लोगों को बुला लिया है। कौमी असम्बली के जितने मेंबरान हैं ज़ोराने पर आए, मीटिंग करें। इसका मतलब है उन्होंने भी कुछ चीज़ें सेट करनी है। इतना आसान नहीं, वरना नून लीग कहे कि जी सारे लोग 2-3 हफ्ते के लिए कहीं ना जाएँ। उनको भी डर है कि कोई इनका भी बंदा ना गायब हो जाए। देखिए उसामा साहब, जहाँ तक ये बात है जो मैं देख रहा हूँ सारी सिचुएशन को, जिस तरह से हवास बाख्ता गवर्नमेंट हुई है, उसके मिनिस्टर्स हुए हैं, उससे तो मुझे लग रहा है, और जो पंजाब में सूरत हाल है, जो KPK में सूरत हाल है, जो सिंध में सूरत हाल है, PTI जो है उसके MPs और MNs जो हैं उसमें दरारें बड़ी वाज़ेह तौर पर नज़र आ रही हैं। अगर आप देखें PMLN, तो PMLN की क़यादत बड़े सुकून से बैठी हुई है। अगर होता तो वहाँ भी एक फॉरवर्ड ब्लॉक सामने आ जाता, जिस तरह से अमूमन अपोजिशन के अंदर से एक फॉरवर्ड ब्लॉक बनता होता है। हमेशा से मैंने यही देखा है, लेकिन ये पहली दफ़ा मैं देख रहा हूँ कि गवर्नमेंट के अंदर से फॉरवर्ड ब्लॉक बन रहे हैं। और पंजाब में जैसे उधर छीना ग्रुप एक आ गए हैं, उनके पास 20-22 बंदे हैं, एक अलीम खान ग्रुप है, एक जहांगीर तरीन ग्रुप है। अब ये सारे PTI के जो हैं उसके लोग हैं। कोई इसमें नून लीग का अभी तक आपके सामने कोई फॉरवर्ड ब्लॉक सामने नहीं आया। हाँ, 3 MPs हैं वो शुरू से ही हैं। उसमें एक गुजरावाला से हैं, एक यहाँ से हैं, शहूपुरा से हैं, और एक नारोवाल से हैं। यही 3 MPs हैं। वो भी पता नहीं कि जब अदम इत्तेमाद की तहरीक आएगी तो वो कहाँ पर खड़े होते हैं। लेकिन एक चीज़ नज़र आ रही है कि गवर्नमेंट जो है इसमें दरारें बड़ी तेज़ी से पड़ रही हैं। अच्छा। अब जहाँ आप ये कह रहे हैं कि जी उनके पास अभी भी बहुत सारे कार्ड्स हैं, देखिए वो हुकूमत में हैं। हुकूमत के पास कार्ड्स तो होते हैं। सबसे बड़ा इशू जो है, अगर सदर जिस तरह से आज फवाद चौधरी ने कहा कि हम बड़ी जल्दी ये स्पीकर जनाब आप जल्दी नेशनल असम्बली का इजलास बुला लें, तो सबसे बड़ा मरहला जो है वो जो PTI के MNs हैं उनको असम्बली में लेके जाना सबसे बड़ा इशू है। अगर ज़ाहिर बात है, आज फवाद चौधरी ने भी ये कह दिया और ये बड़ा क्लियर है कि जनाब अब नंबर जो है ये अपोजिशन ने पूरा करना है। उस दिन असम्बली हॉल के अंदर 172 MNs को लाना अपोजिशन का काम है। ठीक है। और अगर उसमें ज़ाहिर बात है या तो इत्तेहादी आएंगे और या फिर PTI के जो नाराज़ अरकान है वो आएंगे। अव्वल तो मुझे ये लग रहा है कि नाराज़ अरकान की नौबत नहीं आनी। अच्छा। जो सूरत हाल जा रही है, जिस तरह से चीज़ें सामने आ रही हैं, आज कराची गए
तो शाहमूद कुरैशी साहब कह रहे हैं कि ना उन्होंने हमें यकीन दहानी कराई कि वो गवर्नमेंट के साथ है, जबकि MQM ये कह रही कि हमने ना अदम इत्मीनान पे बात हुई, ना इस तरह की कोई यकीन दहानी कराई। GDA जो है उन्होंने कहा जी कि पिगाड़ा साहब बीमार हैं, तो उन्होंने मादत कर दी मुलाकात। अगर बीमार थे तो इमरान उनकी इयादत के लिए भी जा सकते थे, लेकिन उन्होंने वो भी मौका नहीं दिया। काफ लीग जो है वो बिल्कुल इस वक्त जो मेरी इतलात हैं वो गवर्नमेंट से बिल्कुल पुट ऑफ है, वो गवर्नमेंट के साथ नहीं बैठना चाह रही है। और अब आप देखिए, अब तो वो जो शुजात जिनकी सारे खुद उनकी इयादत करने पहले लाहौर आ रहे थे, अब वो खुद बेचारे मौलाना फजलुर रहमान और आसिफ अली जरदारी से मुलाकातें करते फिर रहे हैं और उनसे रिक्वेस्ट करें कि जनाब आपने जो पिछला ऑप्शन दिया था हम उस पर उसको रिस्टोर करना चाह रहे हैं। तो मुझे ये लग रहा है कि अब जो ऑप्शन है ना गवर्नमेंट के पास वो भी तभी इस्तेमाल करेगी। सॉरी सर, इजाजुल हक साहब हमारे साथ। जी चलिए ठीक है। इजाजुल हक साहब हमारे साथ हैं। जनाब मुस्लिम लीग ज़िया के सरबराह हैं, सीनियर पार्लियामेंटेरियन रहे हैं, हर चीज़ को समझते हैं। इजाजुल हक साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। पहले तो जो वीडियो वायरल हुई देखकर हर मुसलमान का दिल दुखी होगा कि आपके वालिद मोहतरम अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत फरमाए। सियासी इख्तलाफात हो सकते हैं सब, लेकिन जब दुनिया से कोई चला जाए तो दीन भी ये हमें सिखाता है कि हमने उसकी इज़्ज़त का एहतराम करना है, उसका ख्याल रखना है। तो ये तो गैर मुस्लिमों के लिए भी है, तो मुसलमान तो फिर मुसलमान है। तो वो जो वीडियो वायरल हुई उस पर ज़ाहिर है कि हर कोई दुखी हुआ, आपने भी उस पर बड़े तहम्मुल से उसका जवाब दिया। तो क्या आपको लगता है कि दूसरी तरफ से आपने तो नून लीग से भी अपील की कि उनको भी सोचना चाहिए, कोई मुनासिब जवाब आया कि आपके वालिद की कब्र पर जाकर इस तरह से जो नारेबाजी और बेहुरमती की गई वहाँ पर, उसका कोई मुनासिब जवाब आया? देखिए, ये तो एक नई रवायत इस मुल्क के अंदर आ रही है। आज तक कभी माजी के अंदर इस तरह नहीं हुआ जिस तरह के कल रात को के मनाजिर देख कर लाजमी बात है आपको भी दुख हुआ और पूरी दुनिया से जितने मैसेजेस मुझे आए हैं, मेरा फ़ोन जो है वो बंद होने को नहीं रह रहा और तकरीबन 80 थानों के अंदर लोगों ने जाकर एप्लीकेशंस दिए हैं FIR दर्ज करने के लिए और हमारे यहाँ भी पिंडी में भी तकरीबन हर थाने के अंदर दी गई है। बात यह है कि देखें, इन लोगों को वहाँ से किराए पे लाया गया यहाँ पे और बाकायदा क्योंकि ख़वातीन भी साथ थीं तो बाकायदा उनको वहाँ पर एक प्रोग्राम के तहत एक एजेंडा देकर वहाँ पर भेजा गया था। और जिस तरीके से इन्होंने वायरल किया ये वीडियो, इस पर कोई शक नहीं है कि इसमें कौन इसके पीछे था। बिलावल भुट्टो जरदारी और जरदारी साहब से मैंने इसीलिए कहा है कि आप माजरत करें और अपने वर्कर्स को जो है इनकी बात पुरस करें। दूसरी बात यह कि हुकूमत को ये मालूम था, उन्होंने तमाम तनसीबात जो इस्लामाबाद में थी या रास्ते में थी उनकी हिफाजत के लिए उन्होंने लोगों को वहाँ पर तयन किया हुआ था। ठीक, लेकिन क्या उन्हें ये मालूम नहीं था? मैंने आज शेख रशीद साहब जो वज़ीर दाखिला हैं उनसे भी बात की और हुकूमत से भी बात की कि इवेंट के बाद तो उन्होंने वहाँ पे पुलिस भिजवा दी और वॉकी टॉकीज़ दे दी उनको कि आइंदा कोई इस किस्म की हरकत ना करे। लेकिन इनको चाहिए था कि जब पीपल्स पार्टी के जाले वहाँ से आ रहे थे और एक प्रोग्राम के तहत आ रहे थे तो हुकूमत को चाहिए था कि वहाँ पर हिफाजत के लिए पहले से ही सिक्योरिटी का बंदोबस्त करते वहाँ पर, जो उन्होंने नहीं किया। और अब मुझे उम्मीद है कि वो जो वीडियो थी उसके अंदर उनकी शक्लें भी नज़र आ रही हैं और उनकी मालूमात भी सारी नातरा के पास और वजारत दाखिला के पास हैं। जो हमने जो दरख्वास्त दी FIR के लिए उस पर ना सिर्फ FIR काटेंगे बल्कि इनको पकड़ कर इनको सजाएँ दी जाएंगी। अच्छा इजाजुल हक साहब, ये जो अब इस वक्त सियासी माहौल बना हुआ है, आपको क्या नज़र आ रहा है कि क्या होने वाला है? क्या इस अदम इत्मीनान का मुकाबला इमरान खान वाकई कर पाएंगे या सिर्फ ये दिखा रहे हैं वो इस कॉन्फिडेंस को, और अपोजिशन वाकई ये कोई 190 का नंबर उनके साथ आ चुका है? वो कौन लोग हो सकते हैं? देखिए, अब ये तो एक दूसरे के साथ ब्लफ खेल रहे हैं। असल में बात ये है, अभी तक आप मुझे ये बताएं कि किसी ने कोई एफर्ट किया है? कोई फजल रहमान साहब ने, कोई शहबाज शरीफ साहब ने, कोई जरदारी साहब ने, कोई बिलावल साहब ने, सिवाय इसके कि किराए के लोग कराची से लाकर और उनको सिंध से इंटीरियर से लाकर और उनको इस्लामाबाद तक आपने सैर व तफरी करवा दी है, हलवे खिला दिए हैं, पूड़ियाँ खिलवा दी हैं, नाश्ते करवा दिए हैं, चने खिला दिए हैं। उसके अलावा मुझे बताएं कि कोई इन्होंने एफ़र्ट किए? सिवाय आपस में बंद कमरों में बैठ कर इशारे कर रहे हैं कि जी हमें क्लियरेंस मिल गई है, हमें सिग्नल मिल गया है। अब पता नहीं कहाँ से इनको सिग्नल मिला है, ये बंद कमरों के अंदर ये बातें कर रहे हैं जो हम तक पहुँची हैं।
दूसरी बात यह कि अगर 180 190 फिगर्स हैं तो ये ला के उनको सामने टीवी पे बैठा दें तो मैं समझता हूँ हुकूमत खुद ही कहेगी जी आएँ बिस्मिल्लाह आप चलाएं, क्योंकि ये कोई नई बात तो नहीं है। माजी में भी आपने देखा छांगा मांगा से लेके स्वात तक और मरी समेत जो है ये एक सिलसिला चलता रहा है अपोजिशन की तरफ से जब हुकूमत के ख़िलाफ़ वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस लाए। हाँ वो कामयाब नहीं हुई, जो मुझे अभी भी इस दफ़ा भी कामयाब होती नज़र नहीं आ रही, क्योंकि इनके अंदर कोई मुश्तरका नहीं है, ये चीज़ नहीं है। इनको ये नहीं पता कि वज़ीर आज़म कौन होगा, स्पीकर कौन होगा, वज़ीर आला कौन होगा, बस एक बंदर बाँट है जिसके लिए लगे हुए हैं। और दूसरा इनके पास एजेंडा क्या है। मैं तो ये पूछता हूँ कि मुझे एजेंडा बता दें कि भाई आपके पास एजेंडा क्या है, क्या जरदारी में और नवाज शरीफ में क्या चीज़ कॉमन है स्वाय केसेस के, या शहबाज शरीफ में और जरदारी में क्या चीज़ कॉमन है कि इनके ख़िलाफ़ केसेस जो हैं वो बने हुए हैं। और 2 दिन पहले तक तो ये अदालतों के अंदर पेश हो रहे थे। सही मतलब वो जो भी अकाउंट थे मैं नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन आज क्या चीज़ मुश्तरका होगी इनके अंदर, कौन से मफादात इनके मुश्तरका हो गए, या फिर इन्होंने कोई बात बताई है कि जी हम कौम के लिए बैनुल-अक़वामी हालात के लिए, यूक्रेन के हालात के लिए किसी को कोई फिक्र नहीं है, महंगाई बेरोजगारी की, लेकिन ला कानूनियत की, कोई इनके पास एजेंडा नहीं है। लेकिन बहुत सारे दोस्त हैं आपके बड़े भाई भी हैं। हाँ जी, आपके बड़े भाई भी हैं नवाज शरीफ, और इसी तरह से शेख रशीद भी हमेशा आपको छोटा भाई कहते रहे हैं। मर्द मोमन मर्द हक के नारे लगाकर ये लोग अपनी सियासत इन्होंने बड़ी चमकाई है। लेकिन जो सूरत हाल इस वक्त डेवलप हो रही है, आप देखते हैं कि मियां नवाज शरीफ और उनकी जमात साबिक सदर ज़िया-उल-हक के हवाले से बड़ी रिग्रेट फील करती है और बड़ी मुख्तलिफ तरह की बातें कंट्रोवर्शियल करते हैं। और अभी जो आपने बात की शेख रशीद साहब से, तो ये आपको पता है कि मुजाहिदे अव्वल होते थे आपके वाले साहब की काबीना के, तो ये अब इनको तो अब तक गिरफ़्तार कर लेना चाहिए था बंदों को, क्यों नहीं अभी तक गिरफ़्तार कर सके? देखिए 2 चीज़ों में मुझे हैरानी हुई है। एक तो मुझे हुकूमत की तरफ से भी कि अभी तक इन्होंने कोई एक्शन नहीं लिया, और दूसरा मुझे ख़ास तौर पर मैं समझ रहा था कि नवाज शरीफ साहब, शहबाज शरीफ साहब, एहसन इकबाल, आसिफ ख्वाजा और शाहिद खान अब्बासी कि इनकी तरफ से कंडेम होगा ये, और ये इस बात को कंडेम करेंगे कि जो वहाँ पर हुआ, क्योंकि इनका माजी आप देखें ये उसी दरख्त के साए में आज भी बैठे हुए हैं जो कि ज़िया-उल-हक शहीद ने लगाया था। वही पौधा है जो अभी भी इनको छाँव दे रहा है। तो अगर थोड़ा सा भी इनके अंदर वो होता, मैं कहता हूँ कि क्या लफ्ज़ इस्तेमाल करूँ कि उस इंसान को अगर सामने रखते, तो अभी तक मैं समझता हूँ कि लंदन से भी और रायविंड से भी माजरत के साथ ये चीज़ सामने आनी चाहिए थी कि इसको कंडेम करते वो। आज ये इस तरह के मामलात अगर करेंगे तो कल को फिर अगर मैं कहीं लॉन्ग मार्च का ऐलान कर दूंगा और फिर नवाब शाह भी दूर नहीं है, लड़काना भी दूर नहीं है, तो हमारे वर्कर्स भी इस वक्त बड़े इश्तिहाल में हैं और बार बार ये पूछ रहे हैं कि जी आपके बताएं क्या हुक्म है। लेकिन अगर मैं उनके लेवल पे चला जाऊं तो मैं समझता हूं कि बड़े दुख की बात होगी और मुल्क को नुकसान होगा। सही। अच्छा बाबर उगर साहब, आप सवाल कब्रों की बेहुरमती के हवाले से आप ये जो हुआ है, कब्रों की बेहुरमती के हवाले से आप नहीं समझते कोई ऐसा प्रॉम्प्ट रिएक्शन होना चाहिए, कोई ऐसा कानून होना चाहिए कि अभी तक तो मेरे ख्याल में पीपीसी में या सीआरपीसी में हमें कहीं नज़र नहीं आता कि कब्रों की बेहुरमती करने पे कोई सज़ा बिल्कुल किसी को दी जा सकती हो। ये अच्छा गुलाम साहब के साथ सवाल के साथ मैं इजाज़त अक्सर भी कहना चाहूँ, साइबर क्राइम पे लॉ बना हुआ है। जी जी। अच्छा इजाज़ुल हक साहब, जो इस वक्त मुलाकातें हो रही हैं, चौधरी शुजात साहब जो हैं वो चले गए मौलाना फजलुर रहमान साहब के पास, तो ये इत्तेहादी आपको लग रहा है कि एक तो आपने जिस तरह बात की कि अपोजिशन की उस तरह आपको नहीं लग रहा तैयारी है, लेकिन जो इत्तेहादी हैं वो तो ऐसा लग रहा है कि साथ जाने को तैयार हैं, और इमरान खान साहब बैरूनी साजिश की भी बात करते हैं, आपको भी क्या लगता है ऐसी कोई बात है? और कुछ अर्सा पहले कहा जा रहा है आपकी मुलाकात भी इमरान खान साहब से हुई है, उसमें आपको कितने कॉन्फिडेंट नजर आए इमरान खान? देखिए कॉन्फिडेंस की क्या बात है। अगर हुकूमत मैं इमरान खान साहब की जगह होता तो मैं इन सारों को कहता कि आए हुकूमत करें, 1.25 साल बाद में इलेक्शन लड़ लेंगे। तो
इनके पास कोई एजेंडा ही कोई नहीं है। और मुझे अफसोस इस बात का होता है कि जब परवेज़ इलाही साहब अपनी पूरी काबीना को लेकर जरदारी के पास जाते हैं, फिर उनकी हुकूमत में शामिल हो गए, तो ये सारी मफादात की सियासत है। आज वो देखेंगे कि किसका पलड़ा भारी है। अगर वहाँ हमें कुछ ज़्यादा मिल रहा है जो अब हमें मिला हुआ है तो शायद उस तरफ चले जाएं, लेकिन मुझे नज़र नहीं आ रहा कि इनको कुछ भी मिलेगा। लेकिन मुझे ये नज़र आ रहा है कि आखिरकार सब ने फंस जाना है बीच में। अच्छा, हुकूमत भी फंस जाएगी, ऑपोजिशन भी फंस जाएगी। अच्छा, सारे और कोई लेकिन जादुल्लाह साहब सामने आ जाएगी। एक चीज आज आप मेरी बात तीसरी कुव्वत फायदा उठाएगी। एक चीज जो सामने नजर आ रही है कि पीटीआई के अंदर बड़ी टूट-फूट हो रही है। 3 ग्रुप, एक अलहदा ग्रुप है, अलीम खान एक अलहदा ग्रुप बना रहे हैं, एक और अलहदा ग्रुप बन गया, और इस तरह से लग रहा है कि जैसे पीटीआई बिखर रही है। कोई इमरान के बाद कोई ऐसा बंदा नहीं नजर आ रहा जो पीटीआई को इकट्ठा कर सके, जोड़ सके। अब वो उस्मान बुज़दार जो इमरान खान की स्ट्रेंथ होना चाहिए था, वो अपनी कुर्सी बचाता फिर रहा है, उसने इमरान खान की क्या कुर्सी बचानी है। तो आपको लग नहीं रहा कि इमरान खान के बाद पीटीआई के अंदर कोई ऐसी लीडरशिप नहीं है जो पार्टी को इंटैक्ट रख सके, इकट्ठी रख सके? किसी पार्टी के अंदर कोई लीडरशिप नहीं है जो उसको इंटैक्ट रख सके। पीपल्स पार्टी में आप भुट्टो तो अब है ही कोई नहीं, अब जरदारी हैं वहाँ पे सारे। तो ये 2 जरदारियों को अगर आप अलग कर दें तो पीपल पार्टी का शराजा भी बिखर जाएगा। पीएमएलएन में आप शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ और मरियम को अलग कर दें तो उनका शराजा बिखर जाएगा। इसी तरह पीटीआई से इमरान खान को अलग कर दें तो लाजमी बात है कि वो फिर पीटीआई तो नहीं रहेगी। आपने देखा माजी में, लेकिन सर इमरान खान तो भी मौजूद हैं, उनकी मौजूदगी में ये सारा कुछ हो रहा है। इमरान खान तो भी हेड है, प्राइम मिनिस्टर भी हैं, लेकिन उनकी मौजूदगी में पार्टी में दरारें पड़नी शुरू हो गई हैं। देखिए, जब पंजाब का हालात देख लें, जब वहाँ पर मोहतरम वाइन साहब नून लीग के चीफ मिनिस्टर थे तो रातों रात फिर कैसा इनकलाब आया था, मंजूर भट्टू साहब लेकर आए थे। तो ये तो इंतज़ार में होते हैं कि हमें कोई इशारा दे, हमें कोई बातचीत करे, हमें कोई थपकी दे तो हम इधर से उधर हो जाएंगे। आपको याद है कि 2 तिहाई अक्सरियत थी और उसके बाद 44 लोग रह गए थे, और मैंने खुद अपने हाथों से खड़े होकर परवेज़ इलाही साहब को कहा था कि जाएं, लीडर ऑफ द ऑपोजिशन बने, और नारा तकबीर लगाया और उनको कहा जाएं असेंबली के अंदर आप। तो ये तो माजी में भी होता रहा, कोई नई बात तो नहीं है। लेकिन इशारा करने वाले किधर है? इशारा करने वाले किधर हैं? आपको किधर नजर आ रहे हैं कि वो कहाँ खड़े हैं? अहम बात की है, मैं आपसे ये जानना चाहूँगा, आपने एक बड़ी अहम बात की है कि ना फिर अपोजिशन के हाथ कुछ आएगा और ना हुकूमत के हाथ आएगा। वो किसके हाथ आएगा, कुछ ज़रा थोड़ी तफसील बताएं। आपके हमसायों के हाथ आएगा? नहीं, मैं ये बात बिल्कुल गलत है कि हम कहें कि जनाब कोई मुदाखलत कर रहे हैं। सब अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मार रहे हैं, एनआरओ मांग रहे हैं। अक्रॉस द बोर्ड इनको एनआरओ दे दें, हुकूमत भी 5 साल कंप्लीट कर लेगी, अपोजिशन भी खामोशी से बैठ जाएगी। मतलब ये सारी गेम तो है कि जी हमारे केसेस कल्मिनेट ना करें। आपने देखा नहीं है माजी में, मेरा ख्याल है कि लोगों की आंखें बंद होगी। ये अपने आसिफ अली जरदारी साहब पीडीएम से बाहर निकल कर इन्होंने क्या अचीव किया? वो केसेस इनके कल्मिनेट होने को जा रहे थे। उसके बाद अंदरूनी मुदाखलत से बैरूनी मुदाखलत की अगर बात करते हैं तो हमने अपनी आंखों से देखा कि रात के 2-2 बजे कोंडोलीसा राइस ने जनरल परवेज़ मुशर्रफ को सोते से उठा दिया। एक कन्विक्शन होने को जा रही थी स्विट्ज़रलैंड में, $60 मिलियन कहाँ गया, सरेमाल कहाँ गया, किसी को कोई पूछने वाला भी नहीं है। आज तो सिर्फ जलसों में तकरीरें होती हैं, कोई पूछने वाला नहीं है कहाँ है वो। ना नैब पूछती है, ना इस्टेब्लिशमेंट पूछती है, ना हुकूमत पूछती है कि भाई वो किधर गया वो सारा पैसा जो $60 मिलियन जिसकी निशानदेही हो गई थी स्विस अकाउंट से पड़ा हुआ था। और जो दिसंबर 2007 में केसेस कल्मिनेट हो जाने थे, नवंबर के अंदर अमेरिका की मुदाखलत के साथ एनआरओ हो गया। लेकिन सर ये तो सिस्टम की खराबी है। मुझे मुशर्रफ साहब ने कहा आज जब उन्हें मना किया कि ये ना करें आप, जी जी, ये तो सिस्टम की खराबी है। आज तो इमरान खान ने भी कहा कि मुझे चेनें पड़ी हुई थी और अब वो चेनें खुल गई तो फिर मैं इनको बताऊंगा। तो सर वो क्या वाकई ये चेनें खुल जाएंगी जो जिस तरह इमरान खान साहब का इशारा?
देखिए, चेनें खोलने के लिए तो पहले दिन से इंतज़ाम करना चाहिए था ना। 3.5 साल के बाद अगर आप कह रहे हैं जी मुझे चेनें बांधी हुई थी और कल को मैं बाहर निकला तो मैं बहुत ज़्यादा इनके लिए हो जाऊंगा, सख्त हो जाऊंगा, ये बातें नहीं करनी चाहिए। वो बातें करनी चाहिए जिस प्रैक्टिकली 3.5 साल में आपको डिलीवर करना चाहिए था। लॉ एंड ऑर्डर ठीक करना चाहिए था। आपने बहुत अच्छे काम भी किए हैं, लेकिन आपकी टीम ऐसी है कि ना उसकी तशहीर ही नहीं कर सकी। लोगों को पता ही नहीं है कि आपने क्या किया, इस हेल्थ कार्ड का क्या फ़ायदा है, किसानों के लिए क्या किया है, स्टूडेंट्स के लिए क्या किया है। तो अब इस मौके पे जाकर ये कहना जी कि मुझे चेनें बांधी हुई थी, ये नवाज शरीफ साहब ने भी एक दफ़ा मुझे कहा था कि मैं काबीना में नहीं इस मौके पे ज़्यादा लोग ले सकता क्योंकि मेरे हाथ बंधे हुए हैं। तो मैंने उनसे पूछा था कि मुझे बताएं कि आपके हाथ कहीं GHQ से बंधे हुए हैं या वान सदर से बंधे हुए हैं, मैं खिलवा देता हूँ जाकर। तो इस किस्म की बातें नहीं करनी चाहिए सियासत के अंदर। आप जमहूरियत की बात करते हैं। एजाज साहब, आपकी मौजूदगी का फायदा लेते हुए एक छोटा सा सवाल और भी है। आखिरी सवाल है, छोटा सा सवाल है। हाँ जी, मैं एक छोटा सा सवाल है कि आप भी 2 भाई हैं, एजाजुल हक साहब और अनवारुल हक साहब, दूसरी तरफ भी हुमायूं अख्तर साहब और उनके साथ हारून अख्तर साहब, और बड़े अकाउंट निकल आए हैं उसी दौर के, आपके वालिद साहब के मोहतरम के ज़माने के। तो आपके अकाउंट किधर हैं? ये पीपल्स पार्टी वालों से पूछें जिन्होंने इंक्वायरियाँ करवाई थी सारी दुनिया में, उनके लोगों को पता होगा। तो बाद में अफसोस के साथ तो नहीं, मैं खुशी के साथ ये बात कर रहा हूँ कि हामिद नाज़र चट्टा साहब आज ज़िंदा हैं। डॉक्टर बिशारत इलाही मेरे मामू तो इस वक्त नहीं है। तो मोहतरमा के साथ मीटिंग हो रही थी तो उन्होंने कहा कि हाँ, डॉक्टर बिशारत इलाही के सामने उन्होंने कहा था कि हाँ मैंने बड़ी कोशिश की, लेकिन एक बात की मैं कहती हूँ कि जनरल ज़ियाउल हक के ख़ानदान और उनके बारे में कोई करप्शन साबित नहीं हो सकी। हमारे लिए बहुत बड़ा एजाज़ था। चलिए एजाजुल हक साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, वक्त दिया। मुझे ब्रेक का कहा जा रहा है, ब्रेक के बाद बात करेंगे कि अब अगर इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ तहरीक अदम एतमाद कामयाब हो गई तो क्या होगा, और नाकामी की सूरत में इमरान खान साहब जो कह रहे हैं कि मैं छोड़ूंगा नहीं, वो क्या करेंगे, केसेस बनाएंगे। ब्रेक के बाद बात करते हैं। अब पता चला। गुलाम साहब, इमरान खान साहब तो अल्लाह का शुक्र अदा कर रहे हैं कि ये अदम इत्मीनान की तहरीक आ गई, क्या कहेंगे उनकी इस धुआंधार तकरीर पर? वैसे प्राइम मिनिस्टर साहब जो हैं वो लग रहा है कि फट्टे पे चढ़ गए हैं दोबारा। और उन्होंने वही तकरीरें शुरू कर दी हैं जो वो कंटेनर पर और मुख्तलिफ जगहों पे करते थे। आज की उनकी तकरीर से कहीं पे भी नहीं लग रहा कि वो एक स्टेट्समैन की तकरीर है या एक प्राइम मिनिस्टर की तकरीर है या एक ऐसे ज़ीरक और ज़हीन लीडर की तकरीर है। अगर अपोजिशन ने तहरीक अदम एतमाद दाखिल कर दी है और आपके ऊपर क्योंकि सिलेक्टेड का इल्ज़ाम उन्होंने लगाया, आपके ऊपर उन्होंने मुख्तलिफ कंसर्न क्वार्टर्स के इस्तेमाल का इल्ज़ाम लगाया और अब इंडिपेंडेंटली आपको मैनेज करना है। फ़र्स्ट टाइम है कि आपको ख़ुद अभी फ़िलहाल इस वक्त तक तो ख़ुद मैनेज करने की ज़रूरत पड़ रही है। तो आपको बड़ी समझ बूझ के साथ और बड़ी महारत के साथ आपको बात करनी चाहिए, ना कि आप अपनी मोबिलाइजेशन शुरू कर दें लोगों की, अपने अवाम के साथ इस तरह के बातें करनी शुरू कर दें। ये तकरीबन तमाम हमारी लीडरशिप जो है आखिरी दिनों में इस तरह की तकरीरें करती रही है। अगर आप जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब को देखें, उनके दौर में भी ऐसी बातें होती रहीं। मियाँ नवाज शरीफ साहब के दौर में देखें, जब भी उनकी हुकूमत ख़तरे में आई तो वो भी इस तरह की बातें करते थे। फिर उसके बाद हमने देखा मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो, उनकी भी इस तरह की तकरीरें सामने आती रही हैं जी। और फिर हमने गुज़िश्ता अदवार जो हैं वो भी हमारे सामने हैं। तो ये इस तरह की तकरीरें। और फिर एक और सेवियर देखें इमरान खान साहब का कौन है इस वक्त, जिन सेवियर्स को वो सामने लाए हैं उनमें सर फहरिस्त हैं शाह महमूद कुरैशी साहब। ये खान साहब खुद भी जानते हैं कि शाह महमूद कुरैशी साहब उनके साथ कितना ताल्लुक़ है उनका, या कितनी वो हमदर्दी रखते हैं। और दूसरे उनके सेवियर हैं परवेज़ खट्टक साहब, जिनको उन्होंने खुले लाइन लगा के आखिर हद तक दीवार के साथ लगा के रखा और अभी भी वो दीवार के साथ ही लगे हुए हैं, चिपक गए हैं बल्कि अब तो। तो ये क्राइसिस में वो देखें कि देख किन की तरफ रहे हैं, किन
किस तरह के यानी कि आप कह रहे हैं कि हैं तो उनके अपने रहनुमा, लेकिन जो काम खुद खान साहब ने उनके साथ किए हैं आज वो भी अपने बड़े बदले ले रहे हैं इस तरह के कुछ बयानात को बातें करके। तो ये कोई अच्छा जेस्चर नहीं है प्राइम मिनिस्टर का। उनको मेहनत करनी चाहिए और अपने लोगों को साथ में लाएं और नाकाम करने की कोशिश करें। ये तो नहीं है फजलू आसिफ, और ये बंदूक की नाली के सामने मेरे आसिफ अली जरदारी है। ये देखें, ये तो बिल्कुल ही अजीब सी बातें हैं। अच्छा, ये उनको नहीं करनी चाहिए थी। बहरहाल मुलाकातों की आपने बात की, मुलाकातें कर रहे हैं, ज़ाहिर है खोने के लिए ज़्यादा तो इमरान खान साहब के पास है, पूरी हुकूमत, प्राइम मिनिस्टरशिप, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन थोड़ा तस्वीर का एक दूसरा रुख भी है। 172 लोग इकट्ठे करने हैं अपोजिशन ने, वो कॉन्फिडेंट हम करेंगे, लेकिन इत्तेहादियों के बगैर ये मुश्किल नज़र आता है, इसलिए कि अगर दूसरे लोग आएंगे इमरान खान साहब के तो वो फिर डिस्क्वालीफाई भी होंगे। और ये बात तारिक मशीद चीमा साहब भी कह रहे हैं, आपके लोग अगर टूटे तो फिर हमारे लिए भी रहना ज़रा मुश्किल हो जाएगा। तो अब अगर हम एक एक इत्तेहादी को ही देख लें इस वक्त बाबर डोगर साहब, तो वो किस लिए जाएंगे दूसरी तरफ? ये भी तो है, मिसाल के तौर पर अब जहांगीर तरीन अलीम खान साहब नाराज़ इसलिए कि जिनके खिलाफ केसेस बने, तो आप यानी अगर दूसरी जमात में जा रहे हैं नून लीग में इसलिए कि वो कुछ भी हो जाए, शुगर स्कैंडल होता, कुछ भी होता, उन्होंने ये काम नहीं करना था आपके खिलाफ, वो इस तरह से नहीं करते थे। और ये इतना आसान है कि जनाब उनके खिलाफ ATMs का लगा, अब वो साथ उनके साथ जाकर शामिल हो जाएं। पॉलिटिकली शायद इसका ज़्यादा कोई नुकसान हमारे यहाँ नहीं होता, जिसको हम कहते हैं जनाब ये जोड़ तोड़ होता है। लेकिन मिसाल के तौर पर इमरान खान साहब अगर कराची थे तो MQM अगर पीपल्स पार्टी के साथ जाती है तो क्या उनके दफ्तर खुल जाएंगे? जो उन्होंने इमरान खान से मुतालबा किया, उन्होंने कहा जी ठीक है खोल देते हैं। लापता अफराद की उन्होंने बात की, मरदमशुमारी की बात की, जो कि ये मान चुके हैं पीपल्स पार्टी तैयार होगी MQM के मुतालबे के, उनके मुताबिक मरदमशुमारी करने पर पीपल्स पार्टी GDA साथ जाएगी पीपल्स पार्टी के। ये हो सकता है? उसामा साहब, मैं थोड़ी सी आपकी पहले इंफॉर्मेशन दुरुस्त कर दूँ। जहांगीर तरीन और अलीम खान, ये जो आपने कहा कि क्या अगर नून लीग की गवर्नमेंट आती तो वो इनके केसेस ख़त्म कर देती, तो आपकी इत्तला के लिए अर्ज़ है कि जहांगीर तरीन और अलीम खान ये समझते हैं कि उन पे जो केसेस बनवाए गए वो उसको सेटल करने के लिए बनवाए गए, इसलिए बनवाए गए कि उनको चीफ मिनिस्टर की रेस से आउट करना था। अगर उन्होंने कोई करप्शन की, कोई 2 नंबरी की, तो उससे पहले 10 साल का शहबाज शरीफ का चीफ मिनिस्टर का टेन्योर था, उसमें उनको पकड़ लेते, उनको उनके खिलाफ पर्चे कर देते। तो यही आपकी बात का सबसे बड़ा जवाब है कि अगर ये होता तो 10 साल में शहबाज शरीफ लाजमी उनके खिलाफ कुछ ना कुछ इनिशिएट करते। यही हालात जहांगीर तरीन के हैं। जिस तरह से उन पर शुगर स्कैंडल में केसेस बनाए गए और जिस तरह से उनके बेटी पे पर्चा किया गया, उनके बेटे पे पर्चा किया गया, तो जहांगीर ये समझते उनको विक्टिमाइज़ किया गया। उसकी वजह ये थी कि आज़म खान उनसे जहांगीर इनके खिलाफात स्टार्ट हुए, उसके बाद उनकी मुखालिफ लॉबी जो थी वो एक्टिव हो गई, इमरान खान जो थे वो उनसे मुतनफ़र हो गए और उनके ख़िलाफ़ वो समझते कि मुझे विक्टिमाइज़ किया गया, मुझे निशाना बनाया गया विक्टिमाइजेशन का। तो ये नहीं है कि वो ये कह रहे कि हमारे खिलाफ, वो तो कहते थे केसेस जो भी करें ओपन ट्रायल करें, लेकिन ये तो टारगेट दिया गया था उस वक्त कि जनाब, और इस वजह से वो यानी काफ़ी इंतज़ार किया कि ये अपोजिशन की एक तहरीक बन जाए और उस वक्त फिर हम जो है ना, और उसके बाद भी उस वक्त भी बहुत सारे PTI के लोगों ने ये एफर्ट की, ये कोशिश की कि जनाब इमरान खान और जहांगीर तरीन के दरमियान पैचअप करवा दिया जाए। इमरान खान ने ऑन रिकॉर्ड इमरान खान ने कहा कि जनाब उसने करप्शन की है, उससे बात करने का कोई तुक ही नहीं है, और जवाब दिया बड़ा ठोक के जनाब मैं उससे मुलाकात नहीं करूंगा। और अब उनके उनके MNA जो है वो पीछे पड़े हुए हैं जहांगीर तरीन के। ये नून लीग के लिए ना सिर्फ एक्सेप्टेबल हैं बल्कि इनको नून लीग भी एक्सेप्टेबल है, जिनकी बड़ी काविशें हैं नून लीग के खिलाफ या इमरान खान को यहाँ तक पहुँचाने में 10-12 साल इनकी बड़ी कोशिशें हैं। तो अब वो दोनों, इसलिए कि इमरान खान ने उनके साथ ये सलूक किया, इसलिए वो दोनों या ग्रुप जो है वो सारा नून लीग के पास जाएगा और नून लीग उनको बड़े अच्छे तरीके से एडजस्ट कर लेगी, वेलकम कर लेगी। इमरान खान तो बहुत नजरियाती हैं, MQM बड़ी नजरिए की बुनियाद पर उनके साथ चल रही है, PMLQ बड़े नजरिए की बुनियाद पर उनके साथ चल रही है, बाप पार्टी नजरिए के तहत उनके साथ चल रही है, बाकी सारी पार्टियां एक नजरिए के तहत उनके साथ चल रही हैं। एंटी करप्शन स्लोगन है चौधरियों का भी, MQM का भी, GDA का भी, बाप का भी, और इमरान खान के साथ इसी नजरिए के साथ चल रही है कि पूरी कौम का एहतसाब होगा, जो करप्ट होगा उसको पकड़ा जाएगा। आप यही कहना चाह रहे हैं? नहीं सर, नहीं, आप मेरा मतलब है कौन सा नजरिया आप लेके फिर रहे हैं उसामा साहब? किस नजरिए की आप बात कर रहे हैं? बात ये है
कि इस वक्त इमरान खान साहब अपनी पार्टी के अंदर मेजॉरिटी की सपोर्ट मुझे लग रहा है कि खो चुके हैं। उनकी जो ताश के पत्ते हैं वो बिखर चुके हैं। पीटीआई इस वक्त ताश के पत्तों की तरह बिखर रही है। अच्छा। मैं आपको बता रहा हूँ कि बेताशा MNS जो है वो नून लीग के साथ कॉन्टैक्ट में। अब हालात ये हैं कि नून लीग ये समझ रही है कि हम हर एक को टिकट नहीं दे सकते, उनके अपने बंदे भी हैं। आप हर एक को, इवन चौधरी फैमिली में रिफ्ट आई हुई है। चौधरी फैमिली के अंदर 2 बंदे ऐसे हैं, PMLQ के अंदर 2 MNS सिटिंग MNS ऐसे हैं जो नून लीग से कह रहे हैं कि आप हमें टिकट दें, हम आपके टिकट पे इलेक्शन लड़ेंगे और हम ओपनली इमरान खान को अपोज करेंगे, चाहे चौधरी परवेज जिस तरफ मर्जी जाएं। अच्छा, यहाँ तक नौबत आई हुई है। तो एक चीज़ तो बड़ी क्लियर नज़र आ रही है कि ये दीवार गिर रही है। अच्छा, ये किश्ती डूब रही है, ये टाइटैनिक डूब रहा है और अब उसमें से लोग बाहर दौड़े लगा रहे हैं। अच्छा। और यही वजह है कि आज फवाद चौधरी ने कहा है कि जी स्पीकर नेशनल असम्बली जल्दी इजलास बुलाएं और इसका फैसला करें, क्योंकि उनको लग रहा है कि जितना आगे ये चीज़ें जाएंगी उतनी तेज़ी से ये जो पार्टी के अंदर दरारें पड़ रही हैं ये मज़ीद वाज़ेह होना शुरू हो जाएंगी। बाबर डोगर साहब का ये ख्याल है कि जी ये तो कहानी ख़त्म हो चुकी है। ज़ाहिर अंदाज़ा लगा सकते हैं, वो तो जब वक्त आएगा तब पता लगेगा। तो बाबर डोगर साहब का वैसे तो देखिए ना, ख़बरें भी दुरुस्त होती हैं और ज़ाहिर उनका एक विजन है। लेकिन गुलाम नबी साहब, अगर ये हो जाता है, अदम इत्मीनान की तहरीक कामयाब हो जाती है, इमरान खान साहब वज़ीर आज़म नहीं रहते, उसके बाद का सारा सेटअप जो है वो रेडी है। मौलाना साहब बड़े कॉन्फिडेंट है कि हर चीज़ हमने तैयार की हुई है, अभी आपको बताना नहीं है, तो उसमें सबको कुछ ना कुछ तो हिस्सा मिलेगा। उसके बाद ये भी नहीं बता रहे कि कितना अरसा रहेगा। ये ज़रूर है कि जरदारी साहब कहते हैं कि जी कुछ हमने अमेंडमेंट्स करनी है कानून में, जिसमें सईद गनी साहब ने हमारी प्रोग्राम में कहा था कि जो ओवरसीज़ पाकिस्तान जिसको वोट का हक़ है या इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन है उस पर हमने करनी है। दीगर भी कुछ होंगी तो वो वापस लेना है, क्योंकि सबको उस पर एतराज़ है। तो उससे इमरान खान साहब को फ़ायदा नहीं हो जाएगा ओवरसीज़ पाकिस्तानी के हवाले से, और जो महंगाई बेरोज़गारी जो भी चार्जेस थे उस पर तो इमरान खान साहब क्लीन होकर आ जाएंगे, एक विक्टिम कार्ड उनके पास आ जाएगा और फिर वो मतलब जो भी जितना भी अरसा इलेक्शन में साल है 1.5 साल है वो उनके लिए काफ़ी होगा दोबारा रिवाइव करने के लिए। नहीं, ऐसा कोई ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ के वोट जो हैं वो इतने ज़्यादा नहीं हैं कि वो इस एतबार से उनको ये हो कि जो भी उन्होंने वोट दिए या वोट उनको डालने की इजाज़त दी गई तो वो कोई सूरत हाल तब्दील कर देंगे। सर 90 लाख हैं तकरीबन, कहा जाता है 90 लाख पाकिस्तानी हैं, उनके भाई बहनें माँ बाप बहुत उनके पाकिस्तान में भी हैं। चलिए इस पर बात करते हैं सर, ब्रेक का मुझे कहा जा रहा है, ब्रेक इसी पर बात करेंगे, कुछ ही देर में मिलते हैं। अब पता चला। ब्रेक से पहले बात हो रही थी, अगर तहरीक अदम इत्मीनान कामयाब हो जाती है तो उसके बाद सेटअप क्या होगा। अपोजिशन का कहना है कि हर चीज़ हमने तैयार की हुई है, अभी आपको क्यों बताएं सब बातें। तो गुलाम नबी साहब, उसके बाद जिस तरह मैंने सवाल किया था कि इमरान खान को कुछ फ़ायदा हो सकेगा उससे कि उनके ऊपर से सारे दाग धुल जाएंगे, महंगाई बेरोज़गारी कि ये नहीं कर सके, और फिर वो दोबारा ज़ाहिर है कि अपोजिशन के हवाले से वो बात कर सकेंगे, मैं फिर अपोजिशन में आ गया, और शायद खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत उनके पास रहेगी, वो भी उनके एक एडवांटेज उसके बाद रहेगा, और क्या अपोजिशन सब चीज़ें संभाल लेगी। बहुत मुश्किल हालात होंगे, बेशक खान साहब के ख़िलाफ़ तहरीक कामयाब हो या नाकाम हो, दोनों सूरतों में, खान साहब के लिए भी या आने वाला जो भी होगा उसके लिए भी, क्योंकि इस वक्त जो पेट्रोल प्राइसेस हैं, ऑयल प्राइसेस हैं पूरी दुनिया में, वो अपनी हाईएस्ट जो पीक है उसके ऊपर वो खड़ी हैं, और आने वाले दिनों में फर्दर इसको देख रहे हैं। जो मार्केट एनालिस्ट हैं वो ये बता रहे हैं कि ये इससे भी कहीं आगे जाएंगी। इवन के डॉलर की ट्रेड भी जो इकोनॉमिस्ट हैं वो भी ये बता रहे हैं, क्योंकि हमने सारी ऑयल और हमारी इकॉनमी तकरीबन आलमोस्ट जो है वो डॉलर के साथ पैरेलल हम मतवाज़ी चला रहे हैं, मईशत डॉलर के ऊपर इन्हिसार है। तो अगर डॉलर 200 रुपीज़ तक चला जाता है या 200 से क्रॉस कर जाता है, तो आप ये देखें कि ये महंगाई का तूफ़ान, वो अगर मौलाना फजल रहमान हों, जरदारी साहब हों, नवाज शरीफ के भाई शहबाज शरीफ हों, या खान साहब इसी तरह से हों जैसे इस वक्त हैं, ये किसी के भी बस की बात नहीं रहेगी। तो ये कहना कि जी वो बड़ा कोई दूध और शहद की नहरें, ये पॉलिटिकल रिवेंज हैं, वो अपना उनका रिवेंज निकल जाएगा। लेकिन अगर इसके जिस तरह से खान साहब कह रहे हैं और पुकार रहे हैं कि मेरे ख़िलाफ़ कई बैरूनी हाथ इस वक्त लगे हुए हैं, अगर वाकई बैरूनी हाथ उनके पीछे लगे हुए हैं तो फिर और कुछ हो ना हो, खान साहब का एहतसाब ज़रूर, जिस तरह का एहतसाब उन्होंने किया है उस तरह का एहतसाब ज़रूर शुरू हो जाएगा। और फिर ये वाली बातें जो खान साहब
करते रहे हैं, इनका भी पूछा जाएगा। फिर इसके साथ साथ ये भी आप देखें कि वो खान साहब ये नहीं है कि वो अब पुराने वाले खान साहब होंगे, अब वो अवाम का नशा भी उतर चुका है। जो एक हीरो का था नशा, जो एक क्रिकेटर का नशा था, वो खान साहब का तो पता नहीं उतरा कि नहीं उतरा, लेकिन अवाम का काफ़ी हद तक उतर गया है। अच्छा। तो वो जिस तरह से तकरीरें और मजमे और सारा उसकी बात करना उसके हवाले से, चोर डाकू लटेरे, तो वो भी लोगों को सारी समझ आ चुकी है। फिर ये इनके हवाले से बहुत सारी चीज़ें वो भी सामने आएंगी। लेकिन जो अगर बार बार ये जिक्र जो कर रहे हैं, कि मैंने तो एनालाइज किया है कि बहुत सारे हमारे हुक्मरान यही नारे लगाते आए हैं कि वो हमें बाहर से हमारा एक हाथ था, वो हमारी जो हुकूमत है वो ख़त्म करने के दर पे था। अब पता नहीं वो हाथ किसी को नज़र आता है या नहीं नज़र आता। लेकिन अगर इलेक्शन की तरफ हम जाते हैं, 1-2 महीनों के बजट पेश होने के बाद अगर हम इलेक्शन की तरफ जाते हैं सितंबर अक्टूबर में, तो आवाम को एटलीस्ट ये होगा कि जून तक तो पैसे अब बढ़ने या कम नहीं होने पेट्रोल के, क्योंकि ये कैप कर दी है। आने वाला बंदा भी जो है वो भी इसको करके और डीकैप नहीं कर केयरटेकर सेटअप पर दे जाएगा, वो उनको भी ये केयरटेकर सेटअप को दे जाएगा। तो वो जी, और तो अगले उसमें भी अगर वो हम इलेक्शन की तरफ जाते हैं तो फिर फ्रेश मैंडेट के साथ कोई भी आ जाए तो लेवल प्लेइंग फील्ड जो है ना, अब खान साहब को वो नहीं मिलने वाला जो इससे पहले में फिर इमरान खान साहब होंगे, अपोजिशन में तो फिर इमरान खान साहब होंगे, और उनकी भी मतलब बीच में शामिल करने पड़ेगा उनकी भी राय को कि एक केयरटेकर सेटअप कैसा होगा। वो 3 महीने के लिए तो कम से कम वो लाना होगा, क्योंकि उसके बगैर तो मामला नहीं चल सकता। वो भी आईनी तौर पर है, और किसी न किसी गवर्नमेंट को तो रुकना होगा कुछ अरसे के लिए, जो इन्होंने अनडू करने हैं ये जो चीज़ें। अच्छा बाबर डोगर साहब, अगर तो ये हालात संभाल गई, जो भी नया सेटअप आता है, अगर इमरान खान साहब डिस्क्वालीफाई होते हैं तो यानी डिस्क्वालीफाई कर अदम इत्मीनाद की तहरीक अगर उनके खिलाफ कामयाब होती है तो उसके बाद अगर हालात कंट्रोल कर लिए तो बल्ले बल्ले हो जाएगी, बड़े ज़बरदस्त जनाब। फिर तो बिल्कुल सही था कि अपोजिशन ये पीपल्स पार्टी हो, चाहे नून लीग हो, चाहे मौलाना साहब, सब लोग इनकी तरफ देखेंगे। अगर ये हालात ना संभाल सके तो ये तो एक बहुत बड़ा बैगेज बन जाएगा कि वो सारा जो बोझ था 4 साल का, जितने भी मसाइल थे, वो सारा तो इनके खाते में आ जाएगा। उसामा साहब, बिल्कुल मैं आपसे एग्री करता हूँ कि इकोनॉमी की सूरत हाल बड़ी ख़राब है और मुल्क में बिल्कुल क्योस है, अफरा तफरी है इस टाइम, और कोई गवर्नेंस नहीं है, कोई एडमिनिस्ट्रेशन नहीं है, इकोनॉमी की तरफ कोई देख नहीं रहा। खान साहब ने एक जगह पे पेट्रोल की कीमतें और बिजली की कीमत कम तो कर दी है, लेकिन ये चीज़ें ज़्यादा सस्टेन नहीं कर सकती। मार्केट में ऑयल की जो प्राइसेस चली गई हैं, इसके बाद अब जो भी नई गवर्नमेंट आएगी उसको 200 प्लस पे पेट्रोल जाएगा। इससे 14 साल की बुलंदतरीन सतह है। तो सर बड़ा मुश्किल है, बड़ा मुश्किल सिनेरियो है। अब देखें, शहबाज शरीफ उनको नॉमिनेट किया है, जो जरदारी साहब जो कह रहे हैं, जिस तरह से पार्टी जो कन्वे कर रही है कि शहबाज शरीफ ही प्राइम मिनिस्टर के कैंडिडेट हैं, और उन्होंने ये कहा कि हमने इस पे होमवर्क किया हुआ है। तो अब तो अगर अदम इत्मीनाद की तहरीक कामयाब होती है और नया प्राइम मिनिस्टर आता है तो फिर पता चलेगा कि क्या होमवर्क किया। और बाबर साहब, आपने एक बात कही थी मेरे ख्याल प्रोग्राम के बाद ही कि सईद गनी साहब ने कहा जी फिर सदर के खिलाफ भी हम देखेंगे क्या सूरत हाल बनती है। तो फिर तो इमरान खान साहब गए तो सदर भी गए, तो उसके बाद तो फिर जरदारी साहब फिर सदर। उसामा साहब, अगर इमरान खान जाते हैं तो आरिफ अलवी का भी जाना ठहर गया और उस्मान बुज़दार का भी जाना ठहर गया। अब तो ये शर्तें लग रही हैं कि पहले उस्मान बुज़दार जाएंगे या इमरान खान जाएंगे, क्योंकि जिस तरह से उस्मान बुज़दार के खिलाफ, लेकिन ये हो सकता है कि जरदारी साहब फिर सदर बन जाए और वो फिर 5 साल के लिए होंगे। बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि जारी बात है कि जो सेटअप बनना है उसमें सब ने उड़ना है। ये तो नहीं हो सकता कि प्राइम मिनिस्टर जो है वो शहबाज शरीफ हों और आरिफ अलवी ऊपर इमरान खान के बैठे हों, तो उनको भी, उनके खिलाफ भी इम्पीचमेंट की जाएगी। साहब अगर 5 साल के लिए बच जाते हैं जरदारी साहब वो तो फिर नून लीग को भी टफ टाइम देंगे इलेक्शन में। उसामा गाजी साहब, ये आसिफ अली जरदारी साहब को आप सदर क्यों बनाना चाहते हैं? सदर तो वो उस वक्त थे जब सारे इख्तियारात सदर के पास थे, फिर आहिस्ता आहिस्ता 5 साल में उन्होंने अपने इख्तियारात बिल्कुल आराम से गिलानी साहब को दिए, और जब वो बिल्कुल बेख्तियार हो गए तो टाइम उनका ख़त्म हो गया। वो अब प्राइम मिनिस्टर की उम्मीदवार हैं। अच्छा, आप उनका नाम प्राइम मिनिस्टर के तौर पे क्यों नहीं लेते? आपको शर्म आती? जरदारी साहब वो तो नहीं, प्राइम मिनिस्टर भी हो सकते हैं जरदारी साहब,
वो किस फार्मूले से होंगे, क्योंकि उन्होंने खुद अनाउंस किया है कि जनाब शहबाज शरीफ, बिलावल ने भी ये कहा है कि शहबाज शरीफ होंगे। तो खुद कह रहे हैं शहबाज शरीफ की बात नहीं की, शहबाज शरीफ की बात नहीं उन्होंने की, उन्होंने कहा कि हम इस सीट पर किसी शरीफ आदमी को लाएंगे जी। नहीं उससे पहले तो शरीफ आदमी जरदारी साहब से तो ज्यादा कोई नहीं है, बिल्कुल बात नहीं, लेकिन उसके बाद वो फिर लेकिन बिलावल ने ये कहा है कि नून लीग के पास ये सीट जाएगी क्योंकि नून लीग की मेजोरिटी है, उनका अपोजिशन लीडर है, तो उन्हीं का पहला राइट है। लेकिन शायद ये बात बड़ी क्लैरिटी के साथ बिलावल सर वादे वही कोई लिख के भी कुछ दे, वो कुरान हदीस तो नहीं, वो कहते हैं जी होते हैं, तो इस वजह से बदला भी जा सकता है, सियासत में कुछ हो सकता है। तो जनाब बहुत ही दिलचस्प सूरत हाल है इस वक्त मुल्क में देखी जाए, लेकिन अल्लाह खैर करे, एक अदम इस्तेहकाम की कैफियत तो फिर बनेगी कम से कम कुछ अर्से के लिए, लेकिन अगर अपोजिशन कामयाब हो भी गई तो उसके बाद भी उनके लिए चीज़ें संभालना आसान नहीं होगा। फिर चाहे लाख दफ़ा कहते रहे हम तो आए ही 3-4 महीने के लिए या 6 महीने के लिए थे या साल के लिए थे, हम कैसे संभालते, फिर शायद लोग ये भी ना सुने। प्रोग्राम देखने का शुक्रिया, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़। अब पता चला। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।